इकोनॉमी, टॉपिक लिखना सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। कल मैंने 3 मेथड बताए थे जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और तीसरा जो तुम्हारा एक्सपेंडिचर मेथड, वो भी आज मैं तुम्हें थोड़ा बहुत पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो। जब मैं 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की बात करता हूँ, हमारी इकोनॉमी में 4 तरह के सेक्टर्स हैं। कुछ नहीं उतारना, पहले सुनते चलो। 4 तरह के सेक्टर्स हैं। सबसे पहले जो हमारा सेक्टर आता है उसको हम बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर। ये मैं वो नहीं पढ़ा रहा हूँ टर्शरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, वो मैं कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ, बाद में पढ़ाऊंगा। पहले ये बेस तो मैं सेट कर दूँ। प्राइवेट सेक्टर। दूसरा जो आता है तुम्हारा आता है, क्या कहते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर। थर्ड जो आएगा तुम्हारा हाउस होल्ड सेक्टर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हाउस होल्ड सेक्टर। और फोर्थ जो तुमको आएगा डेट विल बी तुम्हारा एक्सटर्नल सेक्टर, जहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करोगे तुम कंट्रीज के साथ, एक्सटर्नल सेक्टर। ठीक है। जब मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करूंगा तो प्राइवेट सेक्टर क्या हुआ, जहाँ पे गवर्नमेंट का शेयर जो होगा वो 50% से लेस होगा, 51% से जो है, ये 50% से लेस होगा वो हमारा। मतलब एक इंडिविजुअल है, वो ही सारा पैसा लगा रहा है वो प्रॉफिट के लिए, लेट इट बी मुकेश अंबानी है। मुकेश अंबानी की जो रिलायंस है, मुकेश अंबानी नहीं, जो रिलायंस है वो एक प्राइवेट सेक्टर है। एयरटेल की बात करता हूँ, एयरटेल एक प्राइवेट सेक्टर है। लेट इट बी, पिक स्कूल की बात कर लेता हूँ, जोधामल स्कूल की बात कर लेता हूँ, कॉन्वेंट स्कूल की बात कर लेता हूँ। कॉन्वेंट स्कूल जो है वो प्राइवेट है। ठीक है, ठीक समझ आई। सबसे पहले लिखो प्राइवेट सेक्टर। एंटरप्राइजेस का मतलब क्या होता है, हम लिखते हैं दुकानों के ऊपर लिखा होता है एक्स एंटरप्राइज वाई एंटरप्राइज। एंटरप्राइज मींस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी को हम एंटरप्राइज बोल सकते हैं। ठीक है, क्या हो गया, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर, 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। अब मैं बात सुनना, पहले मेरी एक बात सुनो। जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं, इकोनॉमी जो होती है, कुछ नहीं लिखना, मैं बोल रहा हूँ कुछ नहीं लिखना, पहले सुनो। जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं, इकोनॉमी में 3 तरह की इकोनॉमी होती है। एक होती है कैपिटलिस्ट, एक होती है सोशलिस्ट, और एक होती है मिक्स्ड। ठीक है। कैपिटलिस्ट का मतलब सब कुछ प्राइवेटाइजेशन, प्रॉफिट, मोटो क्या है, प्रॉफिट, पैसा कमाना, जैसे यूएसए वगैरह में है। क्या है, जो कस्टमर की डिमांड होगी उस तरह से हम उस प्रोडक्ट को ग्रो करें, हम उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे और सप्लाई कर देंगे उस चीज़ की। ठीक है, कोई वेलफेयर का ना करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या करना है, सिर्फ प्राइवेट ही प्राइवेट है हर जगह, जो कस्टमर चाहता है उसको वो चीज़ जो है प्रोवाइड कर देनी। सोशलिस्ट का मतलब हो गया गवर्नमेंट जो है वो सारे रिसोर्सेज को ओन करेगी। ठीक है, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि किस बंदे को कितने रिसोर्सेज देने हैं, कहाँ देने हैं, कैसे देने हैं, दैट विल बी डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट। सोशलिस्ट अगर मैं बोलूँ तुम्हारे जैसे रशिया, चाइना, वैसे चाइना में वैसे हम कम्युनिस्ट यूज करते हैं, बट अभी की तुम इसमें एक ही बात ले सकते हो, जहां पे गवर्नमेंट सारे रिसोर्सेज को ओन करेगी। मिक्स्ड हो गया, जैसे हमारा इंडिया, हमारे यहाँ पे बीएसएनएल भी है ना, टेलीफोनिक बेकार भारत संचार निगम लिमिटेड, जिसको बोलते हैं बेकार संचार निगम लिमिटेड। ठीक है, भारत संचार निगम लिमिटेड, क्या इसी के साथ हमारा जियो है, इसी के साथ हमारा एयरटेल है। तो जहां पे गवर्नमेंट, मतलब सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों एग्जिस्ट करते हैं। सोशलिस्ट होगी जो गवर्नमेंट को ओन करेगी सिर्फ, कैपिटलिस्ट होगी जो सिर्फ प्राइवेट है। जहां पे गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों एग्जिस्ट करते हैं उसको बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। समझ आई। ठीक है, लिखाने की जरूरत तो नहीं है, इतना तो बेसिक्स है। ठीक है, चलो। प्राइवेट सेक्टर, 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, ऐसे लिखना, ऐसे लिखना। प्राइवेट सेक्टर लिख दिया कि अभी प्राइवेट सेक्टर से पहले ये लिख दो, मिक्स्ड इकोनॉमी कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 सेक्टर्स। मिक्स्ड इकोनॉमी कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 सेक्टर्स। और कॉपी नहीं यूज करना, मिक्स्ड इकोनॉमी कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 सेक्टर्स। फर्स्ट, प्राइवेट सेक्टर, लिखना all the enterprises, all the enterprises, प्राइवेट में all the enterprises, enterprises मीन्स कोई भी कंपनी, कुछ भी दुकान, कुछ भी, all the enterprises owned by private individuals
or group of individuals belongs to private sector. These enterprises or companies or firms slash slash करते रहना, these enterprises slash firms enterprises slash firms FIRMS slash companies in India are not owned by the government. मालिकाना हक किसके पास है? इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के पास. आर नॉट ओन्ड बाय द गवर्नमेंट. नॉट ओन्ड को अंडरलाइन करना. सेकंड, गवर्नमेंट सेक्टर. सेकंड सेक्टर इज गवर्नमेंट सेक्टर. सुनना, अब तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेशन, तुम्हारा पुलिस, तुम्हारे लॉज, ठीक है, डिफेंस, ये सारे किसके अंडर आते हैं? कौन कंट्रोल करता है? ठीक है. एक नई टर्म आई है नार्कोलिज्म, ये बाद में समझाता हूं, ठीक है, लिख लो. गवर्नमेंट सेक्टर. दिस सेक्टर इंक्लूड्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब हो गया पॉलिसी मेकिंग, ठीक है. दिस एडमिनिस्ट्रेशन, दिस सेक्टर इंक्लूड्स public administration, police, defense एंड एनफोर्सिंग एजेंसीज. एनफोर्सिंग एजेंसीज होगी सरकार तुम्हारी, जैसे टैक्स लगाना, कुछ भी करना. एंड एनफोर्सिंग एजेंसीज. अपार्ट फ्रॉम इम्पोजिंग टैक्सेस. कोई बुक नहीं पढ़नी, कुछ नहीं पढ़नी, बुक वाला मेरा काम, तुम्हारा काम बस नोट्स पढ़ना. अपार्ट फ्रॉम इम्पोजिंग टैक्सेस एंड स्पेंडिंग मनी. एनसीईआरटीज है और ये एक किताब है. हमारे पास दत्त एंड सुंदरम है, ठीक है, इतना मोटा जत्था है, वो ये होगा ही नहीं, 1-1.5 साल तक वो किताब ही नहीं खत्म होगी. दत्त एंड सुंदरम करके एक किताब, ठीक है. उसके बाद एक किताब है हमारे पास रमेश सिंह, ये यूज की जाती है काफी, ठीक है. एक जो है जैसे नितिन सिंघानिया जो तुम्हारी आर्ट एंड कल्चर की आती है, वही उनकी भी आती है, इसमें भी आती है, ठीक है. एक आती है विवेक सिंह. अम्पल ऑप्शन है कितनी भी, और सबसे है एनसीईआरटी. मैं तो ये बोलूंगा बेस्ट सोर्स विल बी 12th क्लास की, मैंने कल भी बताया था, मैक्रो इकोनॉमी की किताब है एनसीईआरटी, बाकी जो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, बस वो पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं करना. मेहनत करना मेरा काम है, तुम्हारा काम है मैं जो तुम्हें करा रहा हूँ, बस तुमने उतना करना. बाकी टेस्ट करने के लिए तुमने कुछ नहीं करना. मैं तुम्हें हर 5-7 दिन बाद यूपीएससी के क्वेश्चन दिया करूँगा. किसी मॉक में आए हुए, कहीं पे भी आए हो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा हम सही पढ़ रहे हैं कि गलत पढ़ रहे हैं, ठीक है. चलो, द सेक्टर इंक्लूड्स, क्या बोला? अपार्ट फ्रॉम इम्पोजिंग टैक्सेस एंड स्पेंडिंग मनी. इम्पार्ट फ्रॉम इम्पोजिंग, क्या ये सरकार क्या टैक्स लगाती है ना? अपार्ट फ्रॉम इम्पोजिंग टैक्सेस एंड स्पेंडिंग मनी on various infrastructure and healthcare, on various infrastructure and healthcare services, education, etc. Government also takes production activities. Government also takes production activities. जैसे क्या प्रोड्यूस करती है कोई गवर्नमेंट की कोई एजेंसी जो कुछ प्रोडक्शन के काम आती है? सोचो. हाँ, और हाँ, डीआरडीओ जैसे वेपन बनाती है डिफेंस में. और और
जैसे कोल इंडिया लिमिटेड, ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी, ये सारी पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर यूनिट, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सारे क्या प्रोडक्ट, ओएनजी ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है प्रोडक्शन के भी काम करती है ना, तो ये लिख लो, अंडरटेक प्रोडक्शन एक्टिविटीज थ्रू इट्स कंपनीज लाइक, जो ये हाईवेज बनाती है क्या नाम है, एनएचएआई, वो बॉर्डर रोडवेज तो डिफेंस की होगी जो एनएचएआई, ठीक है, कंपनीज लाइक कोल इंडिया लिमिटेड, इट्स कंपनीज लाइक कोल इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी करती है बिजली प्रोड्यूस करने के काम, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, एनटीपीसी, कोल इंडिया लिमिटेड सीआईएल, एनटीपीसी, ओएनजीसी, हाँ 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 आएगा, ठीक है। थर्ड, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। थर्ड सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, सुनना मेरी बात, एक घर में, हाउस होल्ड क्या हुआ, घर, एक घर में 8-10 लोग रहते हैं, वो किचन में खाना खुना बनाते हैं और एक उस खाने को खा लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं, तो मतलब हाउस होल्ड सेक्टर में खाना बना, ये सब कुछ हम ये बेसिक जो लेमैन पढ़ता है। फॉर एग्जांपल तुम लोगों का जॉब लग जाता है, KSIS तुम लोग बन जाते हो, तो तुम जो है काम करोगे कहाँ पे, गवर्नमेंट सेक्टर में, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ मुकेश अंबानी है, ठीक है, वो रिलायंस इंडिया में जो है वो हेड है ना, ओनर है, ठीक है। तो जो मुकेश अंबानी या तुम लोग जो हो, यू पीपल रिप्रेजेंट हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है, बट रिलायंस गवर्नमेंट इट रिप्रेजेंट्स प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर। नहीं समझ आई, दोबारा, सपोज करो हमारी जॉब लग गई, हम गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, ठीक है, हम सैलरीज वगैरह ले रहे हैं, सब कुछ है, हमने काम किया, हमें सैलरीज मिली। वी पीपल, जितनी भी पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड है जो काम कर रही है, वो डिफाइंड होती है हाउस होल्ड सेक्टर में। बट किस में काम कर रही है, कोई प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही होगी या गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रही होगी, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही है, अगर लेट इट बी वो हमारी TCS में काम कर रही है, टाटा कंसल्टेंसीज में काम कर रही है, या रिलायंस इंडिया जियो में जो है वो रिलायंस में काम कर रही है, रिलायंस जो है वो हो गया तुम्हारा प्राइवेट सेक्टर, बट जो लोग सैलरी ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, दे बिलोंग टू हाउस होल्ड सेक्टर। तुमने IAS निकाला, तुम लोग ब्यूरोक्रेट बन गए, महीने बाद तुम्हें टन की आवाज से जो है 1 महीने के बाद तुम्हारे जो होती है सैलरी आ जाती है, ठीक है। सैलरी तुम जो पार्ट बने वो बने हाउस होल्ड सेक्टर का, बट जो तुम्हें सैलरी देने वाली एजेंसी है या तुम काम कर रहे हो वो तुम्हारा गवर्नमेंट सेक्टर है। समझ आई। तो वर्ल्ड में जितनी भी पॉपुलेशन है, हम सारे जो हैं वो हाउस होल्ड का पार्ट है, और किससे पैसे मिल रहे हैं वो डिपेंड करेगा सेक्टर पे। अगर गवर्नमेंट से ले रहे हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर हुआ, प्राइवेट से ले रहे हैं तो प्राइवेट सेक्टर हुआ। बट हम लोग कौन हुए, चाहे कोई IAS ऑफिसर होगा, चाहे कोई लेबरर होगा, चाहे कोई किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा होगा, ऑल बिलोंग्स टू हाउस होल्ड सेक्टर। समझ आई, लिखो हाउस होल्ड सेक्टर, लिखोगे ज्यादा समझ आएगा। इट इज ए, ऐसे लिखो, ऑल द ह्यूमन बींग्स ब्रैकेट में लिखना पॉपुलेशन, ऑल द ह्यूमन बींग ब्रैकेट में लिखना पॉपुलेशन बिलोंग्स टू हाउस होल्ड सेक्टर। It should be remembered that household consists of people. Household consists of people. Household consists of people.
household consists of people. These people works in firm या enterprise कुछ भी. These people works in firm as workers and earns wages or salaries. Example. Suppose Mr. X works in Coal India Limited, which is a government company. Suppose Mr. X works in Coal India Limited, which is a government company. Then which is a government company, Coal India Limited मैंने बताया ना सरकारी है, ठीक है. Then Mr. X belongs to household sector and company CIL is Coal India Limited and company CIL belongs to government sector. समझ आई अब? And CIL belongs to government sector and company CIL belongs to government sector. कोई डाउट? ऑल क्लियर? ठीक है. नेक्स्ट एक्सटर्नल सेक्टर. अब क्या होगा? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट. ठीक है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट. अगर तुम बाहर से कुछ इंपोर्ट कर रहे हो और यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हो और यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हो तो इट बिकम्स पार्ट ऑफ एक्सटर्नल सेक्टर. अगर अब मैं बोलूँ मुकेश अंबानी जो है वो रिलायंस इंडिया लिमिटेड में काम कर रहा है तो मुकेश अंबानी चाहे ऑल दो ही इज द मालिक बट जो कंपनी होगी दैट विल बी रिप्रेजेंटेड एज प्राइवेट. ठीक है, और जो तुम प्राइवेट सेक्टर और मुकेश अंबानी विल बी कंसिडर्ड एज हाउस होल्ड सेक्टर. समझ आ गई? फोर्थ एक्सटर्नल सेक्टर. दिस सेक्टर कंसिस्ट ऑफ export and import of goods and services. This sector consists of export and import and export of goods and services flowing into the country or out of the country. इनटू द कंट्री और आउट ऑफ द कंट्री. या तो इंपोर्ट कर रहे हो या एक्सपोर्ट कर रहे हो. ठीक है. हैं? क्या हुआ? क्या जैसे हम इंडिया और यूएई है, ये देखो, या इंडिया और अफगानिस्तान है. अफगानिस्तान को वीट की ज़रूरत है, हमने वहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया. इन रिटर्न हमने अफगानिस्तान से कोई हाइड्रोकार्बन्स ले लिए. ठीक है, तो वो इंपोर्ट हो गया. तो जो हमने अफगानिस्तान के साथ कोई ट्रेड किया और उसने इंडिया को दिया तो वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का पार्ट हो गया. दूसरी कंट्रीज़ के साथ जो हम ट्रेड करते हैं वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का पार्ट है. ठीक है, 4 सेक्टर समझ आए. अभी इसी में मैं तुमको बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ाऊंगा और उसमें करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है जब इंपोर्ट जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है एक्सपोर्ट. बट वो हमारा लास्ट चैप्टर होगा एनसीईआरटी का, बैलेंस ऑफ पेमेंट. वो बाद में जाके हमने करना है. अभी बिल्कुल हम आज जो 2-4 दिन है अभी हम सिर्फ घर बनाने के लिए पहले जो है हम ब्रिक रखेंगे. ठीक है, घर हम जो है 10th मार्च तक जो है हमारा बन जाएगा. बट साथ साथ पढ़ते जाना. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ गुड्स. वेरी इंपॉर्टेंट. टाइप्स ऑफ गुड्स. टाइप्स ऑफ गुड्स. इसमें सबसे पहले जो तुम्हारा आएगा डेट इज इंटरमीडिएट गुड्स. इंटरमीडिएट गुड्स. एक प्रोसेस के तहत इस गुड्स को हमने यूज़ किया. ठीक है, और बाद में जो ये एक फाइनल गुड नहीं है, ये एक ऐसा गुड है जो बीच में यूज़ होगा बट ये फाइनल गुड नहीं है. फॉर एग्जाम्पल
हमने गाड़ी बनानी है, हमने एरोप्लेन बनाना है, उसके लिए हमें एल्युमिनियम शीट्स चाहिए होंगी या स्टील शीट्स चाहिए होगी, जो आयरन की शीट्स चाहिए होगी। आयरन की हमने शीट ली, वो हो गया हमारा इंटरमीडिएट गुड। और आयरन की शीट से हमने क्या बना दिया, या तो हमने एरोप्लेन बना लिया या हमने जो है अपना क्या बना लिया, ऑटोमोबाइल, कोई गाड़ी बना ली। तो लास्ट में लेट इट बी मैं गाड़ी लेता हूँ मारुति 800। अब ऑल्टो 800 सबकी सपनों की कार, ठीक है, मारुति तो बंद होगी, मारुति मीन्स मारुति 800 बंद होगी, ठीक है। ऑल्टो 800, ऑल्टो 800 बनाने के लिए हमने स्टील की शीट्स जो है वो यूज़ की, शीट्स को पूरा फॉर्म में कन्वर्ट किया और लास्ट में गाड़ी बनी। जो शीट गाड़ी बनने के लिए शीट यूज जो हुई, दैट विल एक्ट एज ए इंटरमीडिएट गुड। हमने गाड़ी बनाई, एमआरएफ ने अपने टायर्स दिए, पर टायर्स का पर्पस क्या है, जब तक वो गाड़ी से कनेक्ट ही नहीं होगी तब तक उनका कोई काम नहीं है। जो एक फिनिश्ड गुड को, फाइनल गुड को बनाने के काम आता है, उसको हम इंटरमीडिएट गुड बोलते हैं। कोई डाउट? ठीक है, इंटरमीडिएट गुड। समझ आ रही सबको? नींद तो नहीं आ रही? ठीक है, चलो। दीज आर सेमी फिनिश्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड को अंडरलाइन करना। दीज आर सेमी फिनिश्ड गुड्स, finished goods which have been produced by a process, but cannot be used। ये याद रखना, आज की बेसिक क्लासेस पहली दो इसी में फंसाता है एग्जामिनर। but cannot be used as it is, उसको ऐसे नहीं यूज कर सकते, cannot be used as it is and need to go through, and need to, NCERT है सारा, and need to go through further production process to be converted into a final good। For example, steel sheets cannot be used as it is and needs to be transformed into final product like automobiles, and needs to be transformed into final product like automobiles या automobiles, comma, appliances, etc. Final goods can be, पता नहीं, final products like automobiles या automobiles, appliances, etc. एक ही बारी में सुन लिया करो, इतना स्लो स्लो बोल रहा हूँ। अब सेकेंड टाइप ऑफ गुड, फाइनल गुड। फाइनल गुड, फाइनल गुड ये दो तरह का होता है। एक होता है इसमें कंजम्पशन गुड और दूसरा होता है कैपिटल गुड्स। ठीक है, जब मैं बात करूंगा फाइनल गुड्स, ये अब हमने यूज कर लिया, इसको आगे जो है वो यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल हमने फ्रिज ले लिया, हमने कपड़े ले लिए, ये टाइप्स ऑफ जो है जो आगे यूज में नहीं आएगा, बट जो आगे यूज में आएगा उसको बताऊंगा कि क्या होता है। जो आगे यूज में नहीं आ रहा, फाइनली इसको अब तुम आगे यूज नहीं कर सकते। दुकान से चाय पत्ती लाए, चाय पत्ती को जो है वो क्या कहते हैं, अपना चाय पत्ती को लाने के बाद जो है वो हमने क्या किया, उसकी चाय बनाई और लास्ट में उसको फेंक दिया, वो हो गया हमारा फाइनल गुड। बट एक टाइम ये भी हो सकती है वो चाय पत्ती लेके आए, चाय बनाई, चाय को आगे मार्केट में बेचा लोगों को 10-10 रुपए की, वो कौन सा गुड हुआ, वो पढ़ाऊंगा। पहले लिखो कंजम्पशन, फाइनल गुड्स। These goods do not undergo
एनी फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन, इंटरमीडिएट हो रहे थे ना ट्रांसफॉर्मेशन, दीज गुड्स डू नॉट अंडरगो एनी फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन in the production process. Final goods can be of two types. Consumption goods and capital goods. Consumption goods and capital goods. जब मैं कंजम्पशन गुड्स की बात करता हूँ, तीन तरह की होती है इसमें, ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विसेज। ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विसेज। ड्यूरेबल वो गुड्स होंगे जिनका जो लाइफ स्पैन होता है मोर देन 3 ईयर्स होगा, नॉन ड्यूरेबल जिनका लाइफ स्पैन जो है लेस देन 3 ईयर्स होगा, और सर्विसेज जिसमें जैसे तुम्हारी एजुकेशन, हेल्थ, टीचिंग, बैंकिंग, ये सारे तुम्हारे सर्विसेज में आ जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स। अच्छा पहले लिखो, पहले लिखो कंजम्पशन गुड्स। These goods are consumed by the ultimate consumers. These goods are consumed by the ultimate consumers and are called consumption goods. And are called consumption goods. Ultimate consumers. अब इसमें लिखो फर्स्ट ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड। Goods which do not get exhausted, goods which do not get exhausted immediately but last over a period of time, but last over a period of time. Life of, full stop, life of consumer durables या consumer durables is generally more than 3 years, is generally more than 3 years. For example, home appliances, for example, home appliances, comma furniture, etc. Non-durable consumption goods. These are those goods which gets consumed immediately. These are those goods sorry, which gets consumed immediately and whose life is generally less than 3 years. For example, तुम लोग जो यूज करते हो कॉस्मेटिक्स, फूड, फ्यूल, etc. ऐसे में क्लोथिंग भी बोलता है, पर मुझे पता है क्लोथिंग में किसी ने बोलता है सर हमारे पास तो 3 साल से ज़्यादा भी रहते हैं।
ठीक है, इसलिए नहीं यूज कर। ठीक है, सर्विसेज, सर्विसेज, इंटेंजिबल क्या होता है? इंटेंजिबल जिसे हम छू नहीं सकते, विच कैन नॉट बी टच्ड, उसको ना बोला जाता है इंटेंजिबल। जैसे डांस एक इंटेंजिबल फॉर्म है, म्यूजिक जो इंटेंजिबल फॉर्म है, फीलिंग्स एब्स्ट्रैक्ट जो फॉर्म है, फीलिंग्स जो है तुम्हारी एक वो क्या कहते हैं इंटेंजिबल फॉर्म है, लव जो है वो इंटेंजिबल फॉर्म है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, ये वही लव फीलिंग्स में ही आ गया ना सब कुछ, जेलसी। ठीक है, सर्विसेज, सर्विसेज, दीज आर इंटेंजिबल्स, ये इंटेंजिबल्स की स्पेलिंग, these are intangibles and are a kind of consumption good, and are a kind of consumption goods only. Example: education, banking, telecom, healthcare, etc. एजुकेशन, बैंकिंग, टेलीकॉम, हेल्थ केयर एक्सेट्रा। अब ये नहीं बोलना उनकी सर हम एक्सचेंज रोड में जाए उनकी बिल्डिंग को तो टच कर सकते हो, ठीक है, ये मत बोलना। एजुकेशन, बैंकिंग, बैंक में जाते हैं बैंक की बिल्डिंग को, बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसको टच थोड़ी ना कर सकते हो। बैंकिंग, एजुकेशन, टेलीकॉम, हेल्थ केयर एक्सेट्रा। ठीक है, कैपिटल गुड, कैपिटल गुड बेसिकली हम जब पढ़ते थे तो कैपिटल गुड्स में जो है मशीनरीज की एग्जांपल लेते थे कि एक सुनना इधर देखो, एक ऐसा गुड जो रॉ मटेरियल को आउटपुट फॉर्म में जो है यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करवाता है, एक ऐसी चीज़ जो रॉ मटेरियल को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करवाती है, उस चीज़ को जो है हम बोलते हैं कैपिटल गुड। समझ आई? एक ऐसी चीज़ जो हमने रॉ मटेरियल यूज़ किया, उस चीज़ ने क्या किया, उस रॉ मटेरियल को यूज़ करके जो है उसको फिनिश्ड फॉर्म में, आउटपुट जो यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, वो हमारा कैपिटल गुड हो गया। बट इसको और डिटेल में लिखो। समझ आ गया ऐसे कैपिटल गुड क्या हुआ? ठीक है, ऐसे लिख लो, लिखना है तो आगे पीछे, चलो लास्ट में लिखा दूंगा, अब ये लिखोगे तुम्हें समझ ही आ जाएगा। अ पर्टिकुलर गुड विल बी अ कैपिटल गुड इन नेचर, a particular good will be a capital good in nature if it possesses the three characteristics. If it possesses the three characteristics. If it possesses the three characteristics. First, it is a produce durable. It is a produce durable output of a man-made process. अभी बताता हूँ, लिख लो पहले। If it is a produce durable output of a man-made process. Second, it act as an input for the further, it act as an input for further production process, for further production process. फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस करके इसको क्या करोगे? टू बी सोल्ड, ब्रैकेट में लिख लेना, टू बी सोल्ड इन द मार्केट। इस गुड को नहीं, जो तुमने प्रोड्यूस किया उसको आगे तुम जो है प्रोड्यूस सोल्ड कर सकते हो, टू बी सोल्ड इन द मार्केट। थर्ड, while acting as an input, while acting as an input, while acting as an input, it does not get transformed or consumed. It does not get transformed or consumed. ठीक है, एग्जाम्पल, एक फैक्ट्री में, सुनना,
एक फैक्ट्री में हमने ट्रैक्टर को प्रोड्यूस किया, ठीक है, एक फैक्ट्री जो थी वो ट्रैक्टर में प्रोड्यूस हुई, तो पहली कंडीशन क्या है जिसके कैपिटल गुड के लिए? ड्यूरेबल फॉर्म में होना चाहिए, हाँ, तो जो ट्रैक्टर है वो तुम्हारा ड्यूरेबल है, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है कि वो एज ए इनपुट काम करेगा किसी आउटपुट के लिए। उसने वीट और राइस जो है वो खेती बाड़ी में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किया और वहां पे वीट और राइस को निकालने के काम आया। और थर्ड क्या है? ठीक है, अगर अब ट्रैक्टर ने जो वीट और राइस निकाले, क्या वो जब लास्ट कंडीशन आती वो उस पर वेयर एंड टेयर होगा, बट ये तो नहीं होगा कि वो वीट और राइस या खाने लायक हो जाएगा, वो तो नहीं होगा। तो ट्रैक्टर जो है एक एग्जांपल आ गई तुम्हारे कैपिटल गुड। क्या हुआ, उसने पहले वो ड्यूरेबल फॉर्म में कहीं से आउटपुट में निकला, एक फैक्ट्री से जो है तुम्हारा ट्रैक्टर निकला, उस ट्रैक्टर ने इनपुट करने के काम आया। इनपुट क्या आया? फॉर एग्जांपल उसने वीट और राइस जो है वो प्रोड्यूस करने के काम आए, और लास्ट में क्या किया, उसमें वेयर एंड टेयर हुआ, बट वो ड्यूरेबल फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट नहीं हो सकता, ठीक है, ठीक है, इट डज नॉट गेट ट्रांसफॉर्म्ड और कंज्यूम जो है वो नहीं हो सकता। लिखाने की जरूरत है, कर लोगे? लिखाऊं? ट्रैक्टर लिखो, फॉर एग्जांपल ट्रैक्टर इनपुट फॉर फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस। वीट और राइस को तू बेचता नहीं है मार्केट में, तो किसी को चावल बना के बेचता है क्या? ट्रैक्टर थोड़ा ना सोल्ड किया, तूने ट्रैक्टर को यूज करके प्रोड्यूस क्या किया? समझा? ठीक है, डाउट आना जरूरी है, मतलब समझ रहा है वो चीज को, समझ आई? तूने ट्रैक्टर को थोड़ा ना आउटपुट दिया, तूने आउटपुट राइस और वीट को दिया, जो उसको प्रोड्यूस किया, जो यूज करने के बाद जो प्रोड्यूस हुआ उसको तुमने मार्केट में सोल्ड किया। तो ट्रैक्टर को कैसे कंज्यूम कर? कि वो जो जो इनपुट यूज हुआ वो आगे कंज्यूम नहीं होना चाहिए। ट्रैक्टर थोड़ी ना इनपुट, क्या यूज हुआ? ट्रैक्टर, तो ट्रैक्टर थोड़ी ना कंज्यूम हुआ। ट्रैक ठीक है, तीनों बातें सुनना। पहले जो है उसने बोला कि जो चीज निकलेगी वो ड्यूरेबल होना चाहिए, ठीक है, यूजेबल होना चाहिए। फैक्ट्री से जो है वो ट्रैक्टर निकला, ठीक है। सेकंड, वो जो मशीनरी तुम यूज कर रहे हो उससे जो है तुम कोई इनपुट उसको यूज करके एज एन इनपुट यूज करके उससे तुम कुछ आउटपुट निकालोगे जो मार्केट में तुम सेल कर सकते हो। और थर्ड पॉइंट उसने बोला जब ये इनपुट की तरह काम कर रहा है तो ये किसी चीज में ट्रांसफॉर्म नहीं होना चाहिए। ट्रैक्टर तो एज इट इज ट्रैक्टर ही रहा, वो थोड़ा ना चेंज हुआ कुछ। कोई मशीनरी है, बिस्किट बनाने वाली मशीनरी है, या वो जो शुगर केन वाली मशीनरी है, हमने उसको मार्केट से निकाला, शुगर केन वो जो उसको हमने वो निकाल दिया, गन्ने वाली जो है। अब उसने क्या किया, गन्ने को इनपुट यूज करके जो है अपने आप को यूज करके गन्ना जो था उसने स्क्वीज किया और लोगों को रस जो है वो जो अपना क्या कहते हैं सोल्ड कर दिया रस, और लास्ट में जो मशीन तो थी वो वैसी की वैसी रही, वो थोड़ी ना खुद गन्ना या गन्ने का रस बन गई। तो मशीनरीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल गुड्स। मशीन्स वगैरह जो होती है, मशीन मतलब वॉशिंग मशीन की बात नहीं कर रहा हूं, मशीन जो है वो तुम्हारी कैपिटल। तो मैंने क्या बोला, ये एक ऐसी चीज होती है जो रॉ मटेरियल को आउटपुट फॉर्म में कन्वर्ट करने की हेल्प करती है। जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें इंटरमीडिएट गुड वाली एग्जाम्पल जो है वो मैं यूज कर सकता हूं, ठीक है, बट ये मैं नहीं कर सकता। पूछो क्यों? क्योंकि जो मैंने शीट्स यूज की, शीट्स तो लास्ट में जो आउटपुट निकला उसी में कन्वर्ट हो गई। हाँ, टायर, टायर हो सकती है, बट जो एल्यूमिनियम शीट्स थी, अब देखना एल्यूमिनियम शीट क्यों नहीं? सर हमने फैक्ट्री से एल्यूमिनियम शीट निकाली, पीयूषी समझ रही हो, हमने फैक्ट्री से एल्यूमिनियम शीट निकाली, एल्यूमिनियम शीट को हमने उसने क्या किया, उसको यूज करके ट्रांसफॉर्म किया, ट्रांसफॉर्म वो गाड़ी में हो गई। थर्ड पोजीशन क्या थी, जो तुमने आउटपुट जो तुम्हारा हुआ जो इनपुट से वो नहीं ट्रांसफॉर्म, पर हमारा जो इनपुट था वो तो ट्रांसफॉर्म हो गया। जो शीट्स थी, एल्यूमिनियम शीट्स थी, जो आयरन की शीट्स थी, वो गाड़ी में बन के क्या बन गई, गाड़ी बन गई, तो शीट्स कहाँ रही, शीट्स तो ट्रांसफॉर्म हो गई, तो वो तुम्हारी जो है वो कैपिटल गुड की एग्जांपल नहीं हुई। समझ आई मैंने क्या बोला? दोबारा, ठीक है, चलो। ये तुम्हें ऐसे लग रहा होगा बच्चू है, पर ये बच्चू नहीं है, समझने वाला है, ठीक है, चलो। मेरे को ये मैं छोड़ भी देता तुम्हें पता भी नहीं चलना था, मैंने सीधे जीडीपी से स्टार्ट करना था, पर कल मैंने इसलिए नहीं ये चीजें पढ़ाई कि जनता नहीं थी, ठीक है, चलो। क्या बोला? किसकी? अच्छा, एग्जाम्पल ट्रैक्टर, एग्जाम्पल ट्रैक्टर लिखो, एग्जाम्पल ट्रैक्टर। ट्रैक्टर मस्ट हैव बीन प्रोड्यूस्ड इन अ फैक्ट्री, ट्रैक्टर मस्ट हैव बीन प्रोड्यूस्ड इन अ फैक्ट्री
So it is produced as a durable good. दोबारा बोलूं, tractor must have been produced in a factory, so it is a produced durable output. So it is a produced durable output. Second point, tractor again acts as an tractor again act as an tractor again act as an input in the production of agriculture products like wheat and rice. Input in the production of agriculture products like wheat and rice. And while acting as an input, it does not get transformed and remains as it is. वेयर एंड टेयर हो सकता है उसमें, बट ये तो नहीं होगा वो फॉर्म चेंज कर देगा. गेट ट्रांसफॉर्म्ड एंड रिमेन्स एज इट इज. लिखना, कैपिटल गुड्स कैन बी bifurcated into three categories. Capital goods can be bifurcated into three categories. अभी 3 है, लिखो तो सही 2. हाँ जी 3 मैं 2 बोला. 3 into 3 types: physical, financial and intellectual. फिजिकल गुड की एग्जांपल, फिजिकल गुड कैपिटल में आ गया तुम्हारा कैपिटल गुड्स, जैसे मशीनरी वगैरह ये सब कुछ आ गया. फिजिकल कैपिटल में आ गया मशीनरीज. फाइनेंशियल कैपिटल में आ गया मनी. हाँ कैपिटल गुड्स में जैसे मशीनरीज. फाइनेंशियल में आ गया मनी. पेटेंट पता है क्या होता है? कॉपीराइट अलग और पेटेंट अलग. हाँ वही कॉपीराइट वाला. क्या होता है देखना. फॉर अभी हम जब WTO पढ़ेंगे ना, उसमें कंपलसरी लाइसेंसिंग, एवरग्रीनिंग, ये वाली चीज़ें जो है समझाऊंगा. ठीक है, अब सुनना. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ, कोविड की वैक्सीन आई थी. ये तो महामारी हो गई कि पेंडेमिक हो गया कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो है चल गई. फॉर एग्जांपल जैसे कैंसर है. ठीक है, कैंसर के लिए कोई एजेंसी है जो ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइज है जो बड़ा ज़्यादा काम कर रही है R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए खूब लाखों पैसे जो है उसने खर्च किए. बाद में पता चलता है उसने कैंसर को क्योर करने के लिए जो वैक्सीन है या मेडिसिन जो है वो जनरेट कर दी. अब क्या होगा, जब वो मार्केट में देगी उसका एक पेटेंट बनेगा. पेटेंट का मतलब है कि उसके पास एक राइट आ गया कि ये इस जब भी कैंसर की कोई मेडिसिन बनेगी, कैंसर की वो वाली जो उसने बनाई है, वो सिर्फ उसी की कंपनी बेच सकती है और कोई कंपनी जो है वो नहीं बेच सकती. तो हाँ ना मोनोपोली अलग चीज़ हुई. मोनोपोली तो हो गई कि मतलब जियो ने फॉर एग्जांपल सारी चीज़ें फ्री कर दी, बाद में उन्होंने क्या किया अपना वो बना दिया. मोनोपोली अलग चीज़. पेटेंट हो गया. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ, मैं बताता हूँ तुमको, वहाँ गए हुए हो पीड़े, राजमा चावल. ठीक है, राजमा चावल वाला जो रामबन से पहले वो जो पीड़े आता है, जो भी कश्मीर जाता होगा उसको पता होगा. ठीक है, वो राजमा चावल बड़े टेस्टी से मिलते हैं. अब वो राजमा के क्या इंग्रेडिएंट्स है जैसे वो बनाता है, ठीक है, वो अपना जो है वो किसी के साथ जो है वो डिस्क्लोज नहीं करेगा. अगर सपोज करो जब वो होगा तो उसके पास पेटेंट राइट है कि जो अगर क्या कहते हैं अपना, वैसे इसको GI में आएगा, जोग्राफिकल इंडिकेटर में ज़्यादा आएगा, बट इसकी एग्जांपल में तुम्हें यही कैंसर वाली ही दे सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये उस कंपनी ने पेटेंट राइट है कि अगले 10 साल के लिए जो वो वाली वैक्सीन होगी वो वही कर सकती है और कोई नहीं.
तो उसको बोलते हैं पेटेंट। और कॉपीराइट का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई सिंगर है, किशोर कुमार है, ठीक है, या फॉर एग्जांपल तुम आजकल देखते हो बड़े रिमिक्स जो है वो सॉन्ग आ रहे हैं, ठीक है। अब ये जो सॉन्ग जिसने बनाया हुआ है, जिस म्यूजिक डायरेक्टर ने बनाया हुआ है या किसी सिंगर ने गाया हुआ है, ये उनका कॉपीराइट है, ये उनके पास राइट है कि कोई और नहीं। बट अगर किसी को, जैसे सपोज करो हम वो देखते हैं कि किसी भी नई मूवी में जो वाला सॉन्ग यूज होता है, तो क्या होता है वो उसको पैसे देते हैं पहले कि सर हम आपके इसके कॉपीराइट्स जो है वो ले सकते हैं, तब जो है। तो ये सारे जो आगे तुम्हारे इंटेलेक्चुअल मीन सोच, जो दिमाग से चीज़ें बनती है, ठीक है। पेटेंट और कॉपीराइट, ठीक है। 1 मिनट दे रहा हूं, जितना कराया जल्दी से देख लो। ठीक है, अब लिखना कंजम्पशन एंड कैपिटल गुड। कंजम्पशन एंड कैपिटल गुड कौन सी? एनफोर्सिंग एजेंसीज होती है जो टैक्सेस वगैरह जो है, गवर्नमेंट वगैरह जो टैक्सेस लगाती है। फॉर एग्जांपल आरबीआई, अभी जब मैं तुम्हें मनी एंड बैंकिंग पढ़ाऊंगा उसमें तुम्हें मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी जो है वो चीज़ें पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो उसमें वो जो है तुम्हें बताऊंगा, आरबीआई जो है वो बोलेगी एसएलआर इतना बढ़ा दो, सीआरआर इतना बढ़ा दो, ये सब कुछ तो वो एनफोर्स कर रही है, तुम्हें बोल रही है कि ये चीज़ करो। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इज ए एनफोर्सिंग एजेंसी, यस। अगर तुम जब इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ोगे उसमें मनी लॉन्ड्रिंग पढ़ोगे, प्लेसमेंट लेयरिंग इंटीग्रेशन, पीएलआई, ठीक है। तो उस चीज़ में कंजम्पशन एंड कैपिटल गुड्स दोनों एक साथ कैसे काम कर सकते हैं। कंजम्पशन में आगे ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विसेज वाले, कंजम्पशन एंड कैपिटल गुड्स। अ पर्टिकुलर गुड, अ पर्टिकुलर गुड, अभी लिखा रहा हूँ ना, डिफरेंस कैसे होगा वो बता रहा हूँ। अ पर्टिकुलर गुड कैन, लिख तो सही, कंजम्पशन एंड कैपिटल गुड, हाँ डिफरेंस भी बता सकते हैं, ठीक है। ए पर्टिकुलर गुड कैन बी अ कंजम्पशन एज वेल एज कैपिटल गुड। कंजम्पशन गुड क्या हुआ? फाइनल गुड का टाइप हुआ जो हमने अपने लिए लाया और उसको आगे यूज नहीं किया। अब सुनना, फॉर एग्जाम्पल मैं एक वॉशिंग मशीन लेता हूँ, ठीक है। घर पे मम्मी जो है वो कहती है कि वॉशिंग मशीन लानी है, अब हाथ से कपड़े जो है वो नहीं धुले, आजकल तो हर घर में वॉशिंग मशीन है, बट मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ठीक है। घर के लिए मैं वॉशिंग मशीन लाया, मैंने कपड़े कुपड़े धोए, उसके अंदर सब कुछ जो है मैं फाइनल कंज्यूम कर लिया, ठीक है, कपड़ों को यूज़ कर लिया, वो हो गए तुम्हारे कंजम्पशन गुड्स, ठीक है। बट अगर एक बिजनेसमैन है, वो एक अपना लॉन्ड्री का बिजनेस खोलता है, ठीक है, वो मशीन लेके आया अपने घर पे, उसने वहाँ पे कपड़े धोए, ठीक है, और आगे क्या किया, कपड़े, मशीन तो लाया, कपड़े धोए, और उस कपड़ों को धोने के बाद जो है किसी की लॉन्ड्री थी वो धोई और उससे इनकम जनरेट की, समझ आई। तो वो क्या हुआ, वो एक तरह से वो वाली मशीन ने क्या काम किया, एक तरह का इनपुट काम किया, और आउटपुट क्या हुआ, टू बी सोल्ड इन द मार्केट, जो सेकंड पॉइंट बताया था मैंने कैपिटल गुड का, ठीक है। तो क्या हुआ, तुमने कपड़े जो है बेचे और उससे तुमने जो है पैसे जनरेट किए, देन इट विल एक्ट एज कैपिटल गुड। तो एक गुड जो है वो कैपिटल गुड की तरह भी काम कर सकता है, कंजम्पशन गुड की तरह भी काम कर सकता है, बट इट डिपेंड्स वो किस पर्पस के लिए यूज हो रहा है। तो पर्पस जो है वो डिफाइन करता है किसी गुड को। अगर सिर्फ हम अपने लिए यूज कर रहे हैं दैट मीन्स वो कंजम्पशन गुड है, बट अगर उसको हम बेचने के लिए कहीं यूज कर रहे हैं दैट मीन्स वो तुम्हारा कैपिटल गुड है। मशीन को हमने किस लिए लिया, ताकि हम आगे बिजनेस कर सके। चाय पत्ती की एग्जांपल ले लो, वही सेम बात है, ठीक है। लिख लो, लिखाऊं, कर लोगे, ठीक है। अ पर्टिकुलर गुड कैन बी ए कंजम्पशन गुड एज वेल एज कैपिटल गुड। फॉर एग्जांपल वॉशिंग मशीन, लिखो, व्हेन अ पर्सन इज यूजिंग वॉशिंग मशीन एट हिज होम, तेज तेज हाथ रखना, व्हेन अ पर्सन इज यूजिंग वॉशिंग मशीन एट हिज होम for washing of his own clothes,
then it will act as a consumption good. It will act as a consumption good. But if the same washing machine, but if the same washing machine is purchased by a businessman for providing laundry services, then it is acting as a capital good. It is acting as a capital good because in later case, later means washing machine जो business वाले के लिए, because in later case washing machine is being used to produce washed clothes for market, to produce washed clothes for the market and not for own consumption. Is being used to पता नहीं, because in later case washing machine is being used to produce washed clothes for the market. हाँ लिख लो, वो मार्केट हो गया तो प्रॉफिट अर्निंग ही हो गया ना. हाँ हाँ, एंड नॉट फॉर ओन कंजम्पशन. अब सुनो, फॉर एग्जाम्पल मैंने वैगनार ली अपने पर्पस के लिए, मैं आऊँगा क्लास पढ़ाने आऊँगा, तुम लोगों को पढ़ाऊँगा और चला जाऊँगा, ठीक है, वो हो गया मेरा कंजम्पशन गुड. सुन रहे हो? एक मिनट, क्या 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 चाहिए? अच्छा चलो, अगर सपोज करो, ये लो कितने पेन चाहिए बोलो. चलो तुम्हारे पास है ना, ठीक है, 2 है मेरे पास, अगर चाहिए बोलो. चलो सुनो, अब क्या कहते हैं, अगर, क्या बोल रहा हूँ मैं, भूल ही गया. हाँ, वैगनार ली. अगर वैगनार मैंने ली कि मैं क्लास पढ़ाने आऊँगा और उसके बाद पढ़ा के चला जाऊँगा, ठीक है, वो मेरा हो गया अपना, वो हो गया मेरा कंजम्पशन गुड. बट अगर उसी वैगनार को मैं ओला और उबर में यूज़ कर लूँ, आगे क्या हुआ, उसको यूज़ करने के बाद मैं जो है प्रॉफिट जनरेट करना शुरू कर रहा हूँ, मार्केट में जो है चीज़ बेचना शुरू कर रहा हूँ, डैट विल एक्ट एज तुम्हारा कैपिटल गुड. समझ आई? समझ आई? ठीक है. हाँ बोल सकते हो, बोल सकते हो, विच आर कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर्स. हाँ, कंजम्पशन वही हुआ, एक ही बात हुई, कंज्यूमर गुड्स ही हुआ. ठीक है. मैंने 3 मेथड कराने हैं, जीडीपी, जी और उसके एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड और वैल्यू एडिड मेथड. पर उसके लिए तुमको जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी 5 मिनट लूँगा, 5 मिनट में जीडीपी समझाऊंगा. ठीक है, दिमाग, कान, आंख सब कुछ खोल के सामने रहना. ठीक है, सिर्फ तुम लोगों के लिए एक बारी मैं दोबारा समझा रहा हूँ. अब हम्बल रिक्वेस्ट है, अपने वो देखते रहा करो फ़ोन बीच में. ठीक है, ऐसे तो एज इट इज़ चलती रहेगी, कभी ऑफ हो तो मैं बता के ही जाऊँगा. ठीक है, चलो जीडीपी की बात कर रहा हूँ मैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. जब मैं बात करता हूँ नेशनल इनकम की, मैं बात करता हूँ, कुछ नहीं उतारना है, सिर्फ सुनना है. उतारने वाला काम जो होगा ये विशाखा, अमन या फिर क्या कहते हैं पीयूषी से उतार लेना, जिन्होंने उतार लिया हुआ है. अच्छा, उतार लिया हुआ है, फिर तो ठीक है. अच्छा, जब कंट्री इंडिविजुअल की कितनी इनकम है वो किस पे डिपेंड करता है, टोटल पॉपुलेशन और उसकी इनकम के हिसाब से. छोड़ दो क्या होता है. नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए 3 मेथड्स हैं. एक है हमारा जीडीपी, 4 मेथड है. एक है तुम्हारा जीएनपी, एक है एनडीपी और एक है तुम्हारा एनएनपी. ठीक है, पहली बात मैं बनाने लगा हूँ. फॉर एग्जांपल, अब मैं इंडिया नहीं बना रहा हूँ. ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ, ये हमारा इंडिया है. ठीक है, ये हमारा नॉर्थ, ये हमारा साउथ, ये हमारा वेस्ट, ये हमारा ईस्ट. ठीक है, देखते चलना कितनों ने जीडीपी पढ़ा हुआ है. 1, बस 2, नहीं ऐसे पहले स्कूल कॉलेज में पढ़ा हुआ है ना, मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ. बाकियों के सबके लिए वो है, एलियन है. ठीक है, सुनना. अब इंडिया की जब मैंने कल बात बताई थी, ज्योग्राफी में बताना भूल गया था. इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है डेट इज इंदिरा कोल. लद्दाख नहीं बोलना है, इंदिरा कोल बोलना है. सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो इंदिरा पॉइंट,
वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट इज गुहार मोटा गुजरात में, और ईस्टर्न मोस्ट अरुणाचल प्रदेश में तुम्हारा किबितु। ये याद रखना, ठीक है। अब सुनना, जीडीपी की डेफिनेशन बोलती है मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन वन फाइनेंशियल ईयर इज नोन एज जीडीपी। सर क्या बोला? ठीक है, सुनो, ये हमारा इंडिया है, यहाँ पे गुड्स भी प्रोड्यूस हो रहे हैं और यहाँ पे सर्विसेज भी प्रोड्यूस हो रही है। गुड्स अब समझ आ गए, कैपिटल गुड्स, तुम्हारा कंज्यूमर गुड्स, ये सारी चीज़ें जो है, और सर्विसेज में आ गया तुम्हारा हेल्थ केयर, टेलीकॉम, पढ़ाना, ये सारी जो है सर्विसेज। इंडिया की टेरिटरी में कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है एक फाइनेंशियल ईयर में? इंडिया के फाइनेंशियल ईयर की बात करता हूँ, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है, इंडिया के, क्या बोला मैंने, इंडिया की टेरिटरी में कितनी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, वो हमारी जीडीपी का पार्ट होगा। जीडीपी जो है वो टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करता है। जीडीपी सिटीजनशिप की बात नहीं करता है। जीडीपी डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करता है, जीडीपी सिटीजनशिप की बात नहीं करता है। मैंने कल एग्जांपल ली थी, फॉर एग्जांपल अमन के यहाँ पे जो है एक टूर्नामेंट हो रही है क्रिकेट की, ठीक है। अमन का एक फ्रेंड है, वो यूएसए से आता है, यूएसए बॉर्न बंदा है, मिस्टर क्या कहते हैं, डैनियल नाम से, ठीक है। मिस्टर डैनियल नाम से बंदा आता है, वो यहाँ पे आता है, देखता है टूर्नामेंट, हू हल्ला देखता है, बड़ा इंप्रेस होता है, कहता है कि यार यहाँ तो बहुत क्रिकेट का जो है बड़ा ज़्यादा शौक है, ठीक है। वो कहता है मैं यहाँ पे, मेरे पास पैसे तो है, मेरे पास कैपिटल तो है, मेरे पास फाइनेंशियल कैपिटल है। फाइनेंशियल कैपिटल इज मनी, अभी लिखाया फाइनेंशियल कैपिटल, ठीक है, मनी। मेरे पास पैसे तो हैं, मैं क्या करूँगा, मैं एक फैक्ट्री खोलूँगा, ठीक है। ये फैक्ट्री क्या होगी, ये फैक्ट्री वो होगी जो बैट बनाती है, क्रिकेट बैट जो है वो बनाती है, ठीक है। बंदे ने फैक्ट्री खोली हमारी, फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं, सांबा में। सांबा कहाँ में? इंडिया में, इंडिया की टेरिटरी का पार्ट है। फॉर एग्जांपल ये 1 साल बाद जो है इनकम जनरेट करता है, कमा कमू के सब कुछ 50 लाख रुपीज़, ठीक है, 50 लाख। तो इस बंदे ने जो ये इनकम जनरेट की 50 लाख, क्या प्रोड्यूस किए? गुड्स प्रोड्यूस किए। बैट जो है ड्यूरेबल गुड्स बोल सकते हो या नॉन ड्यूरेबल, वो डिपेंड करता है कितनी कैसे रखते हो। अगर तोड़ फोड़ दोगे तो 3 साल से कम हो गया, ज़्यादा तो 3 साल भी चल जाएगा, ठीक है। गुड्स प्रोड्यूस किए। तो इस बंदे ने कहाँ पे गुड्स प्रोड्यूस किए? इंडिया की टेरिटरी सांबा में प्रोड्यूस किए। अब मैंने बोला गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस होती है 1 साल में, कौन सा साल? फाइनेंशियल ईयर में। कौन सा फाइनेंशियल ईयर? 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है, वो जीडीपी का पार्ट होगा। अब जो इसने फैक्ट्री में, जो सांबा में फैक्ट्री थी, वो 50 लाख रुपया जो प्रोड्यूस किया, ये इंडिया की जीडीपी का पार्ट होगा कि यूएसए की जीडीपी का पार्ट होगा? इंडिया, क्योंकि हमारी टेरिटरी में। तो मैंने क्या बोला, जीडीपी जो है वो ओनरशिप या सिटीजनशिप पे डिपेंड नहीं करती है। वो किस पे डिपेंड करती है? वो डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करती है, डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करती है, किस एरिया में जो है वो बन रहा है। समझ आई? समझ आई? ठीक है। अब मैंने एक एग्जांपल दी थी कल सेम, कि पीयूसी का लेटेड भी पेपर निकल जाता है, सब कुछ है। शी रियलाइज की यार यहाँ पे बड़ी ज़्यादा करप्शन है, मेरा नहीं मन है यहाँ पे काम करने का, ठीक है। वो चली जाती है किसी कॉर्पोरेट कंट्री में, चली जाती है लंदन में, चली जाती है, ठीक है, और वहाँ पे यूएसए, वहाँ पे जो है गूगल में काम करती है, ठीक है। अब गूगल में इसकी सैलरी होती है, ये 1 करोड़ रुपया कमाती है, ठीक है, साल बाद जो है फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से 1 करोड़ रुपया कमाती है। अब ये लंदन में है। अब जो ये 1 करोड़ रुपया पीयूसी ने कमाया, ये किसकी कंट्री की जीडीपी का पार्ट होगा? इंडिया की जीडीपी का पार्ट होगा कि लंदन की जीडीपी का? क्योंकि लंदन की टेरिटरी में पैसा कमाया, तो इसका मतलब है किस टेरिटरी में पैसा कमाया जा रहा है वो उसकी जीडीपी का पार्ट होगी। जीडीपी समझ आई? समझ आई? ठीक है। अब मैंने दूसरी बात जो थी मैंने इनको समझाई थी, डेट वाज जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या बोलता है? जीएनपी बोलता है अब जो है ओनरशिप, सिटीजनशिप डिपेंड करेगी, अब टेरिटरी जो है वो डिपेंड नहीं करती। सेम क्राइटेरिया आ गया। जीडीपी जीएनपी निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, जीडीपी प्लस माइनस एनएफआईए। एनएफआईए क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज अगले 10 दिन छुट्टी मत मारना, ठीक है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। ये मैं आज समझा रहा हूं क्योंकि वो मास बंक था, ठीक है। इसके बाद नहीं मैं बोलूंगा, समझाऊंगा, मैं आज ही बोल रहा हूं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब सुनना, फॉर एग्जाम्पल इसने बोला अमन के दोस्त ने जो है 50 लाख रुपया कमाया था, वो कहाँ का था? इंडिया की टेरिटरी का था, पर कहाँ का सिटीजन था?
यूएसए, तो उसने यूएसए पैसे भेज दिए, तो तुम्हारा 50 लाख जो था वो माइनस हो गया क्योंकि तुम्हारी कंट्री से चला गया। बट पीयूषी ने जो पैसे कमाए वो कहाँ पे आए? इंडिया में 1 करोड़ आ गया, तो तुम्हारा एनएफआईए जो है वो कितना आया? 50 लाख। नेट फैक्टर, नेट दो चीजें होती है, एक होता है ग्रॉस, एक होता है नेट। फॉर एग्जांपल मैं तुमसे पूछूंगा कि तुम्हारे पापा की जो सैलरी कितनी है, तुम बोलते हो सर ऐसे तो 1 लाख रुपए है पर कट कटा के जो है वो 80,000 रुपया मिलती है, एग्जाम्पल। तो जो 1 लाख रुपया है डेट इज ग्रॉस, जो तुमको कट कटा के मिल रही है, टैक्सेस में जा रही है, कहीं पे भी कट रही है, लेट इट भी कुछ भी, जो इन हैंड आ रही है, जिसको हम पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम भी बोलेंगे, आगे बताऊंगा, ठीक है। जो कट कटा के तुमको पैसे मिल रहे हैं उसको बोलते हैं नेट। तो नेट क्या हुआ? 50 लाख तुम्हारा यहां से चला गया, लेट इट भी दो ही इंडिविजुअल से। 50 लाख जो था वो बैट वाले बंदे ने यूएसए में भेज दिया, और 1 करोड़ रुपया जो था वो पीयूषी ने भेज दिया। तो जीडीपी जीएनपी निकालने का फॉर्मूला क्या? जीडीपी प्लस माइनस एनएफआईए। एनएफआईए इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। समझ आई? समझ आई? अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने बोला अब दूसरी चीजें होती है, एक होती है एनडीपी और एक होती है एनएनपी, ठीक है। जब जीडीपी, मैंने बोला ये मशीनरी बनी है, बैट बनाने वाली मशीनरी थी पहले, तो इसने पहले 2 साल बड़ा अच्छा काम किया, तीसरे साल क्या हुआ, इसकी एफिशिएंसी कम होने लगी। क्यों? मशीनरी है, इसमें वेयर एंड टेयर आएगा, थोड़ी टूटेगी, इसके फॉर एग्जांपल ग्रीसिंग की जरूरत है, ऑयलिंग की जरूरत है, इस पर खर्चा करोगे। जो ये तुम मशीनरी गुड्स के ऊपर, कैपिटल गुड्स के ऊपर जो तुम खर्चा करते हो, इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। जब उसकी वैल्यू जो होती है वो कम, तुम गाड़ी लेके आते हो 10 लाख रुपए की, क्या अगले साल भी वो 10 लाख की होती है? वो 8 लाख की पहुंच जाती है, 7 लाख की, मतलब उसकी डेप्रिसिएशन हो गई। जब तुम जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस करते हो उसको बोलते हैं एनडीपी। मैंने बोला था याद कैसे रखना, डी और डी, ठीक है। जीडीपी तो एनडीपी जीडीपी, जब जीएनपी में से डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा एनएनपी। याद रहेगा? ठीक है। वो क्वेश्चन लिखा था, लिखा था, समझ आया था वो कैसे निकाला है? या जिसने नहीं, सारे लिखो एक बारी क्वेश्चन। सर जिन जो दो तीन वो नहीं लिखोगे, बाकी सारे लिखोगे जल्दी। मैं पूरे 5 मिनट में तुम्हें कंसेप्ट समझा दूंगा। वो एक ही क्वेश्चन है, सेम है। जिसने क्वेश्चन लिखा हुआ है ठीक है, जिसने किसने नहीं लिखा हुआ है? सबने लिखा हुआ है। किसने लिखा है? लिखो 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 लिखो, दोबारा लिखो, लास्ट पेज में लिखो। हर्षिका और ये अपना क्या नाम, अफसाना, लास्ट पेज पे लिखो, लिखो सारे लिखो। चलो, सपोज देयर आर 100 करोड़ इंडियंस, और तुम तीनों तब तक अपना रिवीजन कर लो जो मैंने कराया हुआ है। सपोज देयर आर 100 करोड़ इंडियंस हु अर्न 100 करोड़ in Indian territory, and 1 crore foreigners who earn 1 crore foreigners, farmer ही याद आ रहा है, and 1 crore foreigners who earn 10 crore in Indian territory and send it to their respective countries at the same time, and send it to their respective countries at the same time. And 40 क्या बोला मैंने, एट द सेम टाइम, कॉमा 10 करोड़ इंडियंस लिविंग इन फॉरेन कंट्रीज, 10 करोड़ इंडियंस, डाउट डाउट अभी बता दो, 10 करोड़ इंडियंस लिविंग इन फॉरेन कंट्रीज अर्न रुपीज 40 करोड़ अर्न रुपीज, दोबारा बोलूं, किसी का छूटा तो नहीं? एट द सेम टाइम 10 करोड़ इंडियंस लिविंग इन फॉरेन कंट्रीज अर्न रुपीज 40 करोड़ एंड सेंड इट टू इंडिया. What is the total GDP? What is the total GDP? देखो अपना रिवाइज करो जल्दी से. And what is the total GDP? मतलब अगर ये लाइन है ना, whether GDP or GNP is greater, it depends on the value of NFI. तो ये GDP तो हमने
NFI का यहाँ पे क्या काम है? वो यार वो प्लस माइनस वाला काम नहीं होगा, GDP में है GDP जीएनपी में। अभी बताता हूँ एक भाई मैं पहले कर लूँ। हाँ जी अफसाना जी। हाँ तो और किस लिए दिया मैंने? आंसर मुझे सबसे पहले बताएगी अपना स्नोवर। बस लॉजिक क्या याद रखना है, जो इंडिया की टेरिटरी में पैसा होगा चाहे कोई भी प्रोड्यूस करे वो इंडिया का पार्ट है बस, और बाहर वाला पैसा वो हमारा कोई लेना देना है। तो जीडीपी बताओ। समझ आया जो आज कराया? अभी तो शुरू ही नहीं हुई इकोनॉमी। 110। विशाली वही तो तभी तो डाली। हाँ 1 करोड़ फॉरेनर्स यहाँ पे रह रहे हैं, जो 10 करोड़, जो अमन के दोस्त ने जैसे 50 लाख कमाया वैसे ही उन्होंने 10 करोड़ कमाया। मुझे क्या पता, तुमने तो पढ़ा हुआ है। ये तो है ही नहीं है कॉम्प्लेक्स। कौन सा क्वेश्चन बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है 100 करोड़ इंडियंस है जो इंडिया की टेरिटरी में 100 करोड़ कमा रहे हैं, ठीक है। 1 करोड़ फॉरेनर्स हैं जो 10 करोड़ कमा रहे हैं इंडिया की टेरिटरी में। ये वही लोग हैं जो 50 लाख कमा रहे थे अमन के दोस्त की तरह, ठीक है। एंड जिन्होंने 10 करोड़ कमाया वो क्या कर रहे हैं, उस पैसे को बाद में जो है सेम टाइम पे जो है अपनी अपनी कंट्री में जो है भेज रहे हैं, ठीक है। 10 करोड़ इंडियंस जो बाहर रह रहे हैं वो 40 करोड़ कमाया और उन्होंने इंडिया में जो है वो 40 करोड़ भेज दिया। तो बताओ टोटल जीडीपी कितनी है? अफसाना निकला? क्यों डाउट कहाँ आ रहा है? क्या किस किस का आंसर निकला पहले ये बताओ। स्नोवर क्या आंसर निकला? हाँ जी 110। नहीं नहीं मैं पीछे पूछ रहा हूँ, नहीं निकला। अतुल, अफसाना, ये अपनी शरण, जल्दी लो। कोई इतना इजी था ये बता। है कसम कहता हूँ अगर बस अच्छी तरह जैसे ज्योग्राफी पढ़े हो ऐसे पढ़े हो ना, बेसिक्स में मार नहीं खाओगे, दुआएं दोगे कि यार बेसिक्स अच्छे बना के गया। बाकी करंट अफेयर यू नीड टू अपडेट योर सेल्फ। वो तो कभी नहीं होंगी, वो प्रैक्टिस है, वो करती चलो। वो पता कब याद होगी? अब जैसे सैटरडे को टेस्ट है पढ़ती चलो, उसके बाद जब एक और टेस्ट होगा, जब फाइनल होगा तब पढ़ना। फॉर द टाइम बिंग बीच बीच में देखती रहो, कभी 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 देखती रहो। वो तुम नहीं है, वो तुम किसी को भी बिठा दोगी ना, किसी को भी याद नहीं होगी। फैक्ट है ना। 60,000 60,000 ठीक है। हाँ भाई अफसाना जी, अतुल, विशाली, ना ना समझाने नहीं, समझाने वाला काम मेरा, तुम्हारा काम सिर्फ निकालना। समझाने के पैसे तो मुझे है ना, ठीक है। सुनो सुनो अब यहाँ पे सबसे ये अपना ये लाइन पूरा ये जो है क्वेश्चन जो है वो बोलेगी ये अपना क्या कहते हैं अफसाना। चल भाई अफसाना, एक मिनट बस बस। 100 करोड़ इंडियन है और वो 100 करोड़ जो है इंडिया की टेरिटरी में कमा रहे हैं, ठीक है, इंडियन टेरिटरी। चलो आगे। 1 करोड़ फॉरेनर्स, हाँ 10 करोड़ फिर इंडिया की टेरिटरी में ही कमा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, और उसके बाद जो है ये 10 करोड़ जो है अपनी कंट्री को जो है बेच देते हैं, ठीक है। फिर फॉरेन में बेच रहे हैं, फिर कौन से कितने? 10 करोड़ इंडियंस, 10 करोड़ इंडिया जो फॉरेन में रह रहे हैं उन्होंने मनी भेजी और क्या किया, 40 करोड़ जो है वो इंडिया में भेज दिया, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, मैंने तुम्हें बोला जब तुमने जीडीपी कैलकुलेट करनी है तुम्हारे लिए क्या मायने रखेगा?
एरिया और दूसरा सिटीजनशिप मायने रखेगा, सिटीजनशिप मायने रखेगा। सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी जो है, डोमेस्टिक टेरिटरी जो इंडिया की है वो मायने रखेगी, बाकी कुछ नहीं मायने रखेगा। माना? अब मैंने बोला 100 करोड़ ने इंडिया में 100 करोड़ कमाया, पहला जीडीपी मतलब इंडिया की टेरिटरी में 100 करोड़ रुपया आया। उसके बाद 1 करोड़ ने इंडिया की टेरिटरी में 10 करोड़ कमाया, बाद में फॉरेन भेज दिया, पर कमाया कहाँ पे? इंडिया की टेरिटरी में, मतलब 10 करोड़ और ऐड हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? 10 करोड़ फॉरेन, क्या बोला मैंने आगे? उसके बाद क्या है? 10 करोड़ इंडियंस ने, फॉरेन में 40 करोड़। क्या इन्होंने, इंडियन जो थे वो इंडिया की टेरिटरी में कमाया 40 करोड़? कहाँ कमाया? फॉरेन। तो फॉरेन का हमें लेना देना है, तो टोटल आंसर 110 करोड़ जीडीपी। जैसे फॉरेनर सेटअप इधर हुए, इंडस्ट्रीज हुई, उन्होंने लेकिन भेजा पैसा बाहर, तो इंडिया की नेशनल इनकम में क्या मतलब? जो इनकम जनरेट हुई वो कहाँ पे जनरेट हुई? भेजेंगे तो वो तो टैक्स नहीं लगेंगे? हैं? नेट कुछ नहीं करना है, सिर्फ जीडीपी निकालना है। नेट को क्या करना है? नेट, नेट के वाला कौन है? एनएफआईए। मैं जीएनपी थोड़ी ना बोल रहा हूं निकालने के लिए, जीडीपी निकालने को बोल रहा हूं। सेम क्वेश्चन पे जीएनपी निकालो, सेम क्वेश्चन पे आप जीएनपी निकालो। अतुल समझ आई? ऐसे ही रहा सिस्टम। ये है, क्या समझ नहीं आई तुझे? चला मुझे बता, बोलता चल, तुम निकालो बाकी सारे। क्या समझ नहीं आई? अमन एक बार पूछना इसको क्या डाउट हो रहा है। हाँ हाँ, पर ये जो 40 करोड़ इंडियंस, जो 10 करोड़ इंडियन ने 40 करोड़ कमाया, वो कहाँ कमाया? बाहर। तो मैंने जीडीपी का क्या बोला? पैसा बनना कहाँ चाहिए? टेरिटरी। तो वो इंडिया की टेरिटरी में बना, तो वो ऐड ही नहीं होगा। ठीक है, समझा? अब जीएनपी निकाल। ये लिखा ना प्लस माइनस एनएफआईए, मुझे नहीं पता, देखो आंसर निकालो, बस ये निकाल दो कि मतलब तुम्हें समझ आ गया। किसी को नहीं, चीटिंग नहीं करनी, खुद करनी है। हाँ, निकाल लिया? क्या आंसर आया? तो 110 कैसे निकाला था? अच्छा निकालो, निकालो। अब किस चीज को देखना है? अब हमने टेरिटरी को नहीं देखना है, अब हमने सिटीजनशिप को देखना है। सर इधर जैसे ये है, प्लस उन्होंने भेजा 40 आया, प्लस माइनस 30, 30। ये प्लस माइनस क्या पता चलेगा? प्लस अगर ये 40 आया था ना, ज़्यादा आया ना तुम्हारे, तो वो प्लस हो जाएगा। इसमें नेट इनकम फ्रॉम ये होता है अब्रॉड माइनस जो अब तुम्हारी कंट्री से जा रही है। वो करके तो 30 आया, 30 आना है, तो ये प्लस माइनस ये 110। अब ये क्या आ रहा है? प्लस 30 की माइनस 30? प्लस 30। समझी? 70 करोड़, 70 और 70,000 ही, वो करोड़ गोली मारो उसको। 70 सुनना मेरी बात, इधर सुनना। 110 तो जीडीपी थी ना, प्लस एनएफआईए। इंडिया से इंडिया में कितना पैसा आया? 40 करोड़ आया। गया कितना? 10। तो कितना बचा? 30। तो 110 प्लस 30 क्या होता है? 70। क्योंकि इंडिया में ज्यादा आ रहा है, जो चीज ज्यादा आ रही है, जो इंडिया में आएगी उसको प्लस करोगी ना, तो ज्यादा क्या आया? 40 ज्यादा आया कि 10 माइनस? नहीं समझ आया? दोबारा बोल रहा हूं, सुनना दोबारा। जीडीपी 110 है, क्या हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है? जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस माइनस एनएफआईए। एनएफआईए एक मिनट में दिखाना, जो मैंने उस दिन लिखाया था, एनएफआईए जहां लिखाया था। एनएफआईए का फुल ये लिखना, या तुमने लिखा तो है नोट्स में या नहीं लिखा हुआ है? एनएफआईए को लिखना क्या बोला हुआ है? फैक्टर इनकम ऑफ इंडियंस वर्किंग अब्रॉड,
फैक्टर इनकम, अभी बताऊंगा फैक्टर इनकम क्या होती है। फैक्टर इनकम ऑफ इंडियंस वर्किंग अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम्स फॉरेनर्स वर्किंग इन इंडिया। फैक्टर इनकम फॉरेनर्स वर्किंग इन इंडिया। आई? अब मैं बताता हूं कैसे, नहीं तो आ गई ना, ठीक है। सुनना, अब सुनो, यहां पे 110 हमारी जीडीपी थी, ठीक है। अब मैं इसको प्लस और माइनस ही रख रहा हूं, ठीक है। हमारे इंडिया में कितना पैसा आया? 40 करोड़। हमारे इंडिया से कितना माइनस किया? 10 करोड़। 40 माइनस 10, 110। अब जब तुम याद रखना, इंडिया में जो चीज अगर इंडिया में ज्यादा आई तो प्लस होगी, इंडिया से ज्यादा गई तो माइनस होगी। फॉर्मूला जो मैंने लिखाया अभी, ठीक है। अब मैंने इसको ऐसे कर लिया, माइनस हटा दिया, 140 प्लस 30 कितना आ गया? 140 करोड़। ये तुम्हारी जीएनपी आ गया। दोबारा मैं फिर समझाऊंगा, कोई जीडीपी दोबारा समझाता हूं। हाँ हाँ, वो तो मैं ऐसे ही इजीली करके बता रहा हूं, तुमने बस फॉरेनर से ढूंढने और क्या करना है। सुनना, हमने जीडीपी में अब चलो, हमने जीडीपी में जो है वो अपनी टेरिटरी देखनी है, सिटीजनशिप नहीं देखनी, टेरिटरी देखनी है। 100 करोड़ इंडियंस ने 100 करोड़ रुपीस जो है वो जनरेट किए, पहला केस, ठीक है, क्योंकि ये हमारी टेरिटरी में हुआ, इंडिया की टेरिटरी, देख रही हो शरण, हमारी टेरिटरी में हुआ। उसके बाद दूसरा क्या था? 1 करोड़ फॉरेनर्स ने 10 करोड़ जो है वो जनरेट किए हमारी ही टेरिटरी में, इंडिया की टेरिटरी में, ठीक है। बाद में इन्होंने क्या किया? उसको बेच दिया अपनी कंट्री में वापस। अब उसने अपनी कंट्री में भेजा नहीं भेजा उस चीज को छोड़ो, पर वो प्रोड्यूस कहां पे हुए? ये 10 करोड़ जो है वो प्रोड्यूस कहां हुए? इंडिया की टेरिटरी में। उसके बाद लास्ट पॉइंट मैंने क्या बोला था? 40 करोड़ जो 10 करोड़ 1 करोड़ इंडियंस जो है उन्होंने 40 करोड़ जो है वो अपनी फॉरेन टेरिटरी में कमाया और इंडिया में भेजा। अब इस 40 करोड़ का मतलब है, क्योंकि उन्होंने फॉरेन टेरिटरी में कमाया, जीडीपी तो बोलती है तुमने अपनी कंट्री की टेरिटरी देखनी है, मतलब 40 करोड़ का तो कोई मतलब नहीं है। अब रह गया हमारे पास दो ही जो हमारी फॉरेन टेरिटरी, हमारी टेरिटरी में बने थे, वो कितने थे? एक 100 करोड़ हमारी टेरिटरी में था और 10 करोड़ था, तो हमारा 110 करोड़ जो है वो हमारी जीडीपी का पार्ट हो गया। पीपल को कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनकम पैसा फर्क पड़ेगा, जनता को तुमने कोई लेना देना नहीं है। समझ आई? ठीक है, उधर उधर ध्यान छोड़ो, इधर ध्यान ज्यादा करो, ठीक है। चलो, तो मैंने एक चीज बताई थी, जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए या नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए एक बॉडी है। बेसिकली 2019 से पहले जो जीडीपी ये अपना नेशनल इनकम को कैलकुलेट करता था, इट वाज कैलकुलेटेड बाय सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, और ये काम कैलकुलेट करता था नेशनल इनकम को। और जो एनएसएसओ था, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इधर देखो, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन को ये अनएम्प्लॉयमेंट प्लस पॉवर्टी को जो है देखने के काम आता था, ठीक है। बट हुआ क्या, 2019 में ये दोनों बॉडीज मर्ज कर गई, सीएसओ और एनएसएसओ, और एक नई बॉडी बन गई जिसका नाम आया एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो कभी भी पेपर में क्वेश्चन आएगा, नेशनल इनकम कौन कैलकुलेट करता है? एनएसओ। और किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। ये नोट्स ले लेना इनमें से, मिनिस्ट्री ऑफ, मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूं, मैं समझ आया? समझ आया? अगर अब देख लेना, वीडियो देखनी होगी, थोड़ा स्लो जाओगे, ऐसे अब तुम्हें समझ आ गया होगा, ठीक है। चलो, अब मेथड्स टू कैलकुलेट जीडीपी, रुक जाओ, चलो दो चीजें लिखो। हाँ, ये इतना ही खत्म हो गया, ठीक है। अब एक चीज लिखो, फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, बेसिकली हम ना पढ़ते हैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, इन चीज़ों के क्या मतलब होते हैं बता रहा हूं अभी, ठीक है। सबसे पहले लिखो फैक्टर कॉस्ट,
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि हम जो है बर्गर बड़ा अच्छा बनाते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ बर्गर बनाने में ना मेरे को क्या कहते हैं, मैं कहता हूँ सबको दयाल पता है, ठीक है, जय हिंद पता है, ठीक है, सबको एक बेकरी वाली शॉप पे हम दयाल की दुकान पे जाते हैं और हम वहाँ से ना बर्गर उठा के ले आते हैं, ठीक है। लेट इट भी बर्गर की कुछ कॉस्ट आती है, एक्स कॉस्ट 10-20 रुपये का जो है वो पैकेट आता है, 30 रुपये का पैकेट आता है। अब उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डालते हुए उसको बन जाता है वो 60 रुपये का, ठीक है। उसके बाद तुमने मार्केट में भेजा, पेट्रोल लगा लोगों के बनता है 80 रुपये का। फाइनली जब तुमने सारी चीज़ें इनपुट कॉस्ट जिसमें तुमने लेबर भी लगा ली, उसमें तुमने रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी लगा ली, तुमने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लगा ली, सारी कॉस्ट करने के बाद तुमने उसको 100 रुपये में बेच दिया, ठीक है। तो फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, जो उसको बनाने के लिए जितनी भी चीज़ें लग रही हैं उसमें प्लस प्रॉफिट को इंक्लूड करते हो, उसको बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। एक चीज़ होती है मार्केट प्राइस। फॉर एग्जाम्पल बर्गर बना दिया हमने 100 रुपये का, ठीक है। अब क्या हुआ, जब हम उसको मार्केट में बेचने लगे ना तो सरकार ने जो था उसके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स लगा दिया। कोई भी कमोडिटी हम लेते हैं, टॉफ़ी टूफ़ी कुछ भी, उस पर इनडायरेक्ट टैक्स लगता है। इनडायरेक्ट टैक्स जो है उसमें सरकार ने लगा दिया, ठीक। अब वो बर्गर जो था वो 100 रुपये का जो बन रहा था, 10 रुपये जो है उसके ऊपर सरकार ने इनडायरेक्ट टैक्स लगा दिया, ठीक है। अच्छा, अब मार्केट प्राइस क्या होती है, जब मार्केट प्राइस होगी जो कंज्यूमर जो कस्टमर है वो किस प्राइस पे जो है इसको खरीद रहा है, समझ आई, जो कंज्यूमर जो है उसको किस प्राइस पे खरीद रहा है। तो मार्केट प्राइस होता है फैक्टर कॉस्ट जो बनाने में सारा, प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस जो उसके ऊपर टैक्सेस लगे, माइनस सरकार तुम्हें कभी होगा, फॉर एग्जांपल हमने पहल स्कीम के तहत जो है बर्गर बनाया, गैस या किसी चीज़ के ऊपर बनाएंगे, चूल्हे पे बनाएंगे ना, कि सिलेंडर को यूज़ करेंगे, हमें सरकार ने कुछ पैसे इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी जो है वो दे दी कि भैया तुम लोगों को है। तो जब हम फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करते हैं और सब्सिडी को माइनस कर देते हैं, उसको बोलते हैं मार्केट कॉस्ट। समझ नहीं आया होगा, ठीक है, पहले लिखो फैक्टर कॉस्ट, लिखाऊंगा ज़्यादा समझ आएगा। टॉपिक डालो, वो जो मैंने 3 टॉपिक्स है ना, हाउ टू कैलकुलेट जीडीपी, वो मैं कल कराता हूँ क्योंकि लंबा है। मेरे को ये कि तुम एक बारी जीडीपी घर जाके दोबारा एक बारी देख लेना अच्छी तरह, फिर मैं तुम्हें कल कराता हूँ, ठीक है। चलो, क्या बोला, फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट इज रिसीव्ड बाय द प्रोड्यूसर when he sells the goods। अब देखना, इसी के साथ में एक चीज और तुम्हें समझा देता हूं। किसी बंदे ने अगर कोई इंडस्ट्री बनानी है, ठीक है, एक चीज होती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, किसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स जो हैं वो यूज किए जाते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यस, सबसे पहले जो है हम बोलते हैं हमें नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज में मैंने लैंड ले ली, उस लैंड में काम करने के लिए लेबर भी चाहिए होगी ताकि वो उसको रिसोर्स को जो है ग्रो कर सके, लेबर। उसमें तुम्हें कैपिटल भी चाहिए होगी, कैपिटल कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल या कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल कैपिटल, जैसे मशीनरी वगैरह कुछ, ठीक है, ठीक है। और लास्ट में ये सारा पैसा लगाना किसने है, किसी बिजनेसमैन ने लगाना है। इन सारी चीज़ों को करेगा कौन, कोई बिजनेसमैन लगाएगा, दैट इज एंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योर जिसको बोलते हैं। एंटरप्राइज होगी कंपनी और जो वो इसका बिजनेसमैन होता है उसको हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योर या एंटरप्रेन्योर, ठीक है। जब तुम लैंड देते हो किसी को, इन रिटर्न तुम्हें क्या मिलता है, रेंट। फॉर एग्जाम्पल ये इंस्टीट्यूट यहाँ पे खुला हुआ है, अगर लेट इट बी सर का नहीं है तो सर क्या दे रहे होंगे, रेंट। जब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे पढ़ाने आया, एक लेट इट बी लेबर है, मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैं इन रिटर्न क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, सैलरी, ठीक है, वेजिस या सैलरी। कैपिटल, जो फॉर एग्जाम्पल किसी ने पैसा लगाया या पैसा दिया, पैसे में वो क्या एक्सपेक्ट करेगा, इंटरेस्ट। पैसा अगर किसी ने, हमने बैंक से पैसा लिया ये इंस्टीट्यूट को खड़ा करने के लिए, तो बैंक को हमने क्या देना है, जो हमें कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल मनी दे रहा है, वो क्या एक्सपेक्ट करेगा, इंटरेस्ट।
और एंटरप्राइज जो ये इंस्टीट्यूट खोला ये क्या एक्सपेक्ट करेगा, हमें प्रॉफिट हो, तो या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। ठीक है, मानते हो, समझ आई। इन चारों को हम बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, जब ये चारों चीजें जो है वो यूज होंगी, लैंड भी यूज होगी, लेबर भी यूज होगी, कैपिटल भी होगी, एंटरप्राइज भी होगी, इनमें ये है। ठीक है, समझ आई। पहले कहीं पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिख लो, या लिख लो फिर मैं लिखाता हूं, लिख लो पहले। ठीक है, क्या बोला, फैक्टर कॉस्ट इज रिसीव्ड बाय द प्रोड्यूसर व्हेन ही सेल्स द गुड। इट इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इट इंक्लूड्स वैल्यू ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। That is all the factors of production. That is rent, wages, interest and profit. Rent, wages, interest and profit. Rent, wages, interest and profit. Full stop. With the intervention of the government, indirect taxes are imposed over the goods imposed over the goods and to provide relief to the consumer, and to provide relief to the consumer, सरकार क्या देती है, सब्सिडी, and to provide relief to the consumer, the government may provide subsidy over the product. And to provide relief to the consumer, the government may provide subsidy over the product. Hence, the market price is the final price the market price is the final price that is borne by the consumer, that is borne by the consumer of the product. Born, B-O-R-N-E, मतलब उसको जो मिली उसको देने पड़े, that is borne by the consumer of the product. Factor cost is equal to ये लिख सकते हो, रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, लिख लो, फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट। जो मार्केट प्राइस क्या हुआ, जिस पे कंज्यूमर को जो तुम्हें प्रोडक्ट मिल रहा है, फैक्टर कॉस्ट तो होगी जो प्रोडक्ट लगाने में बनी हुई है। फैक्टर कॉस्ट प्लस जो सरकार ने टैक्स लगाया, इनडायरेक्ट टैक्सेस, प्लस फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस, और रिलीफ दिया किसकी फॉर्म में, सब्सिडी, तो वो माइनस हो जाएगा क्योंकि तो वो प्लस, अब वो इम्पोज नहीं हो रहा, वो कम हो रहा है, माइनस सब्सिडी, SUBSIDY। फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। एक को लिखो, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू, अच्छा, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू, नेट मतलब कटा के, तो जब तुम टैक्सेस में से सब्सिडी निकाल रहे हो, अभी जब तो आ रहा है वो तुम्हारा ग्रॉस आ रहा है, पर जब तुमने नेट कैसे निकालोगे, पूरे ग्रॉस में से सब्सिडी को माइनस कर दोगे, तो क्या लिखोगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी।
हाँ हाँ, तीसरा पॉइंट, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, माइनस सब्सिडी, माइनस सब्सिडी। अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडी माइनस कर रहा हूं तो वो नेट आ रहा है मेरा, कट कट आके मुझे मिल रहा है, फाइनल वैल्यू जो है वो मिल रही है। समझ आया फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस? ठीक है, एक बात लिखो, समझ आ गई मार्केट प्राइस और ये? ठीक है, अब लिखना, एनएनपी, एक मिनट रुक जाओ, बिफोर 2015 एनओटीई में लिखना, एनओटीई में ये इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। बिफोर 2015 एनएसओ, मतलब तब तो तुम्हारा सीएसओ था बट अब मैं एनएसओ ही लेके चल रहा हूं। एनएसओ वाज नॉट यूजिंग मार्केट प्राइस टू कैलकुलेट जीडीपी, was not using market price to calculate GDP. Rather, it was using factor cost. But now India has changed its methodology. But now India has changed its methodology of GDP calculation. Of GDP calculation is its methodology method of GDP calculation at market price. अब क्या हो रहा है? अब रियल पिक्चर पता चल रही है। क्या हो रहा है इधर देखो, अब देखना, पहले जो तुम जीडीपी निकाल रहे थे वो कैसे निकाल रहे थे? जब प्रोडक्ट जो है वो अपना फैक्ट्री से निकल के आ रहा था। अब जीडीपी तुम निकाल रहे हो कंज्यूमर को किस रेट पे मिल रहा है, उसके बाद जो है तुम अपनी जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हो। मार्केट प्राइस क्या हुआ? कंज्यूमर पे। तो पहले क्या हो रहा था? जीडीपी कम आ रही होगी कि ज्यादा आ रही होगी? मार्केट में तो महंगी दिख रही होगी, वहां पे हाँ, तो अब जीडीपी जो है वो तुम्हारी ज्यादा दिख रही होगी। समझ आई? पहले तो 100 रुपए का प्रोडक्ट हो रहा था जब तुम बर्गर बेच रहे थे, पर जब तुमने टैक्स बढ़ाया 10 रुपए, तो तुमने बर्गर भी तो 110 रुपए का बेचा ना, ताकि हम अपने प्रॉफिट को जो है वो नहीं करने दें। समझ आई? इससे तुम्हारी जीडीपी जो है वो ज्यादा दिखनी शुरू हो गई है। इसलिए 2015 के बाद जो है तुम्हारी, क्यों कभी बोलती हो जीडीपी जो है इतनी ग्रो की या वो ग्रो की, तो वही ऐसे ग्रो की। समझ आई मोदी जी? ठीक है, चलो एक चीज लिखो, एक चीज लिखो, एक चीज लिखना, पर कैपिटा जीडीपी क्या? इंडिया हैज चेंज इट्स मेथोडोलॉजी। अभी बोला रुको, मैंने कब बोला रुको? of GDP calculation at LP. कह रहे थे रुको, पहले सुन लो। क्या बोला मैंने अब? इंडिया हैज चेंज इट्स मेथोडोलॉजी ऑफ जीडीपी कैलकुलेशन At market. एट मार्केट प्राइसेस। ठीक है, एट मार्केट प्राइसेस। तो तभी बोलते हैं उस टाइम पे GDP इतनी उस टाइम जो बट वो मतलब वो फैक्टर, वो भी रियल थी, वो फैक्टर कॉस्ट पे निकलती थी। आज अगर मार्केट कॉस्ट है तो मार्केट कॉस्ट से अगर प्रोडक्ट की कॉस्ट ज़्यादा पड़ी है तो इसमें इन्फ्लेशन भी तो आ रहा होगा ना, सब कुछ आ रहा होगा, तो जीडीपी तो तुम्हारी ज़्यादा दिख रही है। अभी एक चीज़ तुम्हें पढ़ाऊंगा, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी, फिर तुम्हें समझ आएगा कि क्या फ़र्क है। ठीक है, एक चीज़ ये लिखना, पर कैपिटा जीडीपी क्या होती है, लिखना पर कैपिटा जीडीपी। जो तुम कल पीयूषी पूछ रही थी, सर इंडिया इतने % ग्रो किया, ये किया, वो बता दो ग्रोथ रेट क्या होता है। ठीक है, पर कैपिटा जीडीपी। इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, इफ द, थकना नहीं लिखते हुए, ये बस आज ही 1-2 दिन ही है जो लिखना है, उसके बाद कम ही है, फिर सब बनने वाला है। मेरे को क्या, मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा बता दूं तुम्हारा छूट जाएगा, मैं कुछ नहीं छोड़ रहा हूं। ठीक है, इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इन एनी पर्टिकुलर ईयर से 2021, 2020 और 21 हमने ईयर ले लिया, इस पी लेकिन सर फैक्टर कॉस्ट भी तो बढ़ी है। फैक्टर कॉस्ट भी तो बढ़ी है, हाँ वो बात भी सही है, वेजेस वगैरह वो चीज़ें भी तो बढ़ गई है। हाँ
फैक्टर कॉस्ट भी बढ़ गई है। तो रियल जो पता चलेगा कंज्यूमर को किस पैसे पे मिल रहा है उससे पता चलता है। ठीक है, क्या बोला मैंने? तो हमने बोला कि पॉपुलेशन 2020 से लेके 21 तक इंडिया की पॉपुलेशन सपोज पी थी, इज पी, एंड द जीडीपी इज वाई, एंड द जीडीपी इज वाई, देन पर कैपिटा जीडीपी, मतलब पर कैपिटा मींस पर पर्सन जीडीपी कितनी होगी? पर कैपिटा ब्रैकेट में लिख देना, दैट इज पर पर्सन जीडीपी विल बी जीडीपी अपॉन पॉपुलेशन, तो वो आ जाएगी तुम्हारी वाई अपॉन पी, पर पर्सन। तो जीडीपी विल बी जीडीपी, सॉरी क्या बोला, पर कैपिटा जीडीपी तुम्हारी क्या आएगी? पर मतलब हर इंडिविजुअल की जीडीपी कितनी, वो कितनी इनकम है, पर कैपिटा जीडीपी इज इक्वल टू टोटल जीडीपी डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो ऐसे लिख सकते हो, टोटल जीडीपी अपॉन टोटल पॉपुलेशन, दैट इज वाई अपॉन पी। ठीक है, अब तुमने निकालना पर कैपिटा जीडीपी ग्रोथ। हम बोलते हैं इंडिया ने इतनी ग्रोथ की उतनी ग्रोथ की, वो कैसे निकालती है? तुम्हारा आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक जो आरबीआई कैसे बताती है? पर कैपिटा जीडीपी ग्रोथ। हम बोलते हैं देखो ऐसे हमारी जो जीडीपी है वो 1 पॉइंट कुछ या 2 पॉइंट कुछ ट्रिलियन है, ठीक है, हम पर पढ़ते हैं 6.8% होगी, 7.6% होगी, वो क्या है? वो ग्रोथ रेट है। ठीक है, वो किसी बेस ईयर से कैलकुलेट कर रहे हो। देखो ग्रोथ रेट क्या होता है, देखो क्या बोला मैंने? ग्रोथ रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट। सपोज if the population growth of a country is 1%, 1%, suppose if the population growth of a country is 1%, ब्रैकेट में लिखना, ईयर लिखना 21-22, population growth of a country is 1%, एंड जीडीपी ग्रोथ ऑफ अ कंट्री, पॉपुलेशन ग्रो की 1% से और ग्रोथ जो इंक्रीज की, जीडीपी ग्रोथ ऑफ अ कंट्री इज 8% इन 21-22। पर कैपिटा जीडीपी निकालना कितनी होगी? पर कैपिटा जीडीपी कितनी होगी? 8। कैसे निकालोगे? जीडीपी अपॉन पॉपुलेशन, लेट इट बी, मैं 100 ले रहा हूं, परसेंटेज 1% है ना, परसेंटेज लेट इट बी 100 थी उसमें, ये 101 होगी, 1% बढ़ी तुम्हारी, सॉरी जीडीपी कितनी बढ़ी? 8%। इधर देखो जीडीपी कितनी बढ़ी? 8%। हम 100, ये तो पता है ना कि जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो किसी को 100 कंसीडर करके चलते हैं, 100 में जो है 8% बढ़ी, वो 108 होगी। ठीक है, समझ आ रही है? और जो पॉपुलेशन है वो 1% बढ़ी, 100 का 1% बढ़ना मतलब कितना हो गया? 101, और परसेंटेज होगा इंटू 100 कर दोगे। ठीक है, तो जब 10800 डिवाइडेड बाय 100 करोगे वो आएगी तुम्हारी 106.9। ठीक है, 100 थी पहले, अब 106.9, तो मतलब ग्रोथ कितनी होगी? 6.9% जो है वो तुम्हारी ग्रोथ होगी। टू बी कंटिन्यू टुमारो, डाउट है दोबारा कराऊंगा। ठीक है, टू बी कंटिन्यू टुमारो, ये कल कराऊंगा, ये तुमने मुझे याद कराना है, थक तो नहीं गए? ठीक है, ठीक है, टू बी कंटिन्यू टुमारो।